दोस्तों फाइनेंस बिल 2023 में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया गया है जिसके तहत म्यूचुअल फंड खास करके डेट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में जो टैक्सेशन का जो रूल था उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो क्या है वो बदलाव आज के वीडियो में जानेंगे डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिनोस्कोप में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा वीडियो एंड तक देखें और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डेट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। तो दोस्तों डेट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड उन म्यूचुअल फंड्स को कहा जाता है जिन म्यूचुअल फंड का टोटल कॉर्पस का मैक्सिमम हिस्सा, मैक्सिमम यानी कितना, 65% या फिर उससे ज्यादा का हिस्सा एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टेड रहता है। अब दोस्तों फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हो सकता है? हो सकता है आपका कॉर्पोरेट या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये सब फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है। और डेट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड का जो कॉर्पस का जो 65% है उससे ज्यादा का हिस्सा इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टेड रहता है। अब इससे फायदा क्या होता है? तो देखिए, क्योंकि ये एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है यानी कि इनसे जो इनकम आपको मिलेगा ये तकरीबन एक फिक्स्ड इनकम आपको मिलेगा। तो ये म्यूचुअल फंड यानी कि डेट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड किन लोगों के लिए आइडियल होता है? तो देखिए, ये उन लोगों के लिए आइडियल होता है जो लोग खासकर रिटायर्ड पर्सन है या फिर एजेड पर्सन है, जिनको हर महीना एक फिक्स्ड इनकम चाहिए। हर महीने के लास्ट में उनको या फिर पहले तारीख को उनको एक फिक्स्ड इनकम उनके बैंक में क्रेडिट हो जाना चाहिए। उन लोगों के लिए ये डेट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड एक आइडियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि देखिए, ये सब म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत कम रहता है, वोलेटिलिटी बहुत कम रहता है, इसलिए इसका रिटर्न जो है वो एक स्टेडी रिटर्न देता है। अब दोस्तों बात करेंगे ये डेट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन कैसे होता था, पहले क्या रूल था और अभी चेंज होके क्या रूल बना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड को रिडेम्पशन करने पे यानी कि बेचने पे, लिक्विड करने पे जो प्रॉफिट आपको मिलता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल गेन कहते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल गेन, लॉस हुआ तो कैपिटल लॉस। अब देखिए, ये कैपिटल गेन दो तरह का होता है, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म। डेट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होता है? अगर आप एक म्यूचुअल फंड, डेट कैटेगरी की म्यूचुअल फंड को 3 साल तक होल्ड करते हैं, समझ लीजिए आपने 2022 में एक डेट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को खरीदा और 2025 में जाके उसको रिडेम्पशन किया। 2022 के जनवरी में आप उसको खरीदे थे और 2000 समझ लीजिए 24 के दिसंबर में आप उसको रिडेम्पशन किया, तो आपका होल्डिंग पीरियड कितना हुआ? तकरीबन 3 साल। तो मैक्सिमम अगर 3 साल के लिए आप उसको होल्डिंग पीरियड आपका होता है डेट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को, तो उसको बेचने के बाद, उसको रिडेम्पशन करने के बाद जो आपको प्रॉफिट मिलेगा उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। तो फिर लॉन्ग टर्म किसे कहा जाएगा? ऑब्वियसली 3 साल से ज्यादा अगर आप होल्ड करते हैं उसके बाद अगर आप बेचते हैं तो जो कैपिटल गेन या फिर जो प्रॉफिट मिलेगा आपको उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। अब पहले रूल क्या था? तो देखिए, पहले जो टैक्सेशन का रूल था वो ये था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर प्रॉफिट होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपका जो गेन रहता था उसको टैक्सेशन यानी फिर जो उसका जो टैक्स लायबिलिटी होता था वो एज पर इनकम टैक्स स्लैब होता था। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 10% के टैक्स स्लैब में आता था और उनको डेट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड बेचने से उनको 1 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो 1 लाख रुपए के ऊपर उनको 10% टैक्स उनको देना पड़ता था। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होता था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो टैक्स का रेट था वो 20% था, लेकिन उसमें एक बेनिफिट मिलता था। क्या बेनिफिट मिलता था? इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था। अब ये इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या है, चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। तो दोस्तों इंडेक्सेशन बेनिफिट कुछ नहीं, बस इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता था। यानी कि समझ लीजिए आप किसी भी चीज को आज के डेट में खरीदते हैं, उस चीज का आज के डेट में प्राइस है 10 रुपए, तो कुछ साल बाद उस चीज का प्राइस तो बढ़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से। तो उसी तरह से जब आप किसी कैपिटल एसेट को खरीदते हैं, आज के डेट में खरीदेंगे और समझ लीजिए 2 साल बाद उसको बेचने जाएंगे, तो आज के डेट का अगर मैं वैल्यू या फिर कॉस्ट उसको मान के चलो और उसी कॉस्ट से अगर उसी कॉस्ट को अगर मैं आपके सेलिंग प्राइस से माइनस करूं तो फिर थोड़ा नाइंसाफी हो जाता था, इनजस्टिस हो जाता था, क्योंकि 2 साल में तो उस चीज का प्राइस तो बढ़ेगा। इसीलिए उस चीज को प्राइस कितना बढ़ेगा इसके लिए इन्फ्लेशन के साथ उसको एडजस्ट किया जाता था। इसी चीज को कहा जाता है इंडेक्सेशन बेनिफिट। अब ये कितना बढ़ेगा, इन्फ्लेशन का जो वैल्यू है वो कितना होगा, इसको समझने के लिए हमको एक और चीज समझना पड़ेगा। वो क्या है? वो है आपका कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स या फिर CII। तो CII क्या होता है ये हम
डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सीआईआई का ये एक टेबल है। तो देखिए 2009-10 ये जो है 2009-10 सीआईआई का बेस ईयर है, और इस बेस ईयर में इसका वैल्यू कितना है 148। वही वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ के हो गया 167। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी भी चीज का अगर 2009-10 में वैल्यू था 148 रुपीज, वो 10-11 में बढ़ के हो गया 167, वही 11-12 में बढ़ के हो गया 184। अब दोस्तों इसी टेबल की मदद से हम इंडेक्सेशन बेनिफिट को कैलकुलेट करते हैं। कैसे? तो समझ लीजिए, एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो समझ लीजिए कि आपने एक डेट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था 2014-15 में, और 2021-22 में जाके आप उसको लिक्विड करते हैं और आपको 18 लाख रुपए मिलता है। तो इस सिचुएशन में तो इंडेक्सेशन बेनिफिट किसके ऊपर मिलेगा? इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर मिलेगा, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट देने के बाद ये कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना होगा? तो देखिए 2014-15 में आपने ये एसेट खरीदा था, तो 2014-15 में सीआईआई का वैल्यू कितना था 240, और वही 2021-22 में इसका वैल्यू कितना था 2021-22 में देखिए 317। ठीक है, तो 240 रुपीज वैल्यू बढ़ के हो गया 317। ठीक है, यही एक जो है वो मैथमेटिक्स है, और ये मैथमेटिक्स यूनिटरी मेथड में है, कुछ भी नहीं है, यूनिटरी मेथड का मैथ्स है। तो 240 रुपए जो वैल्यू था 2014-15 में, वो 21-22 में बढ़ के हो गया 317 रुपए। तो 10 लाख रुपए बढ़ के कितना होगा 13,20,833 रुपए। ठीक है, 240 रुपए बढ़ के 317 हुआ, तो 10 लाख रुपए बढ़ के कितना हुआ 13,20,833। तो ये हो गया आपका इंडेक्स कॉस्ट। ठीक है, ये हो गया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि इसमें ये जो कॉस्ट है इसमें इन्फ्लेशन ऑलरेडी एडजस्टेड है। देखिए 10 लाख रुपए इसलिए बढ़ के हो गया 13 लाख रुपए। अब आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर सकते हैं। 18 लाख रुपए से आप 13,20,833 रुपए को माइनस कीजिए, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 4,79,167। इसके ऊपर 20% आपको टैक्स देना पड़ता था। तो ये था डेट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का पुराना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हिसाब था, वो इसी प्रकार से किया जाता था। लेकिन अब ये रूल है, ये रूल को अब चेंज कर दिया गया है, न्यू रूल को इंपोज किया गया है। तो न्यू रूल क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चेंज क्या हुआ टैक्सेशन में? तो देखिए दो चेंजेस हो गया। पहला, जो इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मिल रहा था डेट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में, उसको हटा दिया गया है, उसको एबोलिश कर दिया गया है। यानी कि अब आपका जो कॉस्ट प्राइस है उस कॉस्ट प्राइस को आप इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 क्या था? नंबर 2 देखिए, जो टैक्स रेट था वो एक स्पेशल टैक्स रेट था, वो 20% था। उसको भी अब जो नॉर्मल स्लैब रेट होगा, यानी कि परसेंट टू परसेंट जो व्यक्ति जिस टैक्स स्लैब में आएगा उस स्लैब का जो रेट रहेगा, उस रेट के हिसाब से अब उनको टैक्स भरना पड़ेगा डेट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो चलिए फर्क थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया कि 14-15 में आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, 18 लाख में बेचे थे, 10 लाख को हमने इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया था, जो 13,20,833 रुपए हुआ था, और कैपिटल गेन हुआ था 4,79,167, और उसके ऊपर आपने 20% का टैक्स, जो स्पेशल टैक्स रेट था वो देना पड़ता था, वो आता था आपका 95,833। लेकिन अब क्या होगा? अब देखिए स्ट्रेट अवे जो आपका जो सेल वैल्यू रहेगा, सेल वैल्यू कितना है 18 लाख रुपए, उससे स्ट्रेट अवे आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि जो कॉस्ट रहेगा उसको माइनस कीजिए। तो 10 लाख, 18 लाख से आपने 10 लाख को माइनस किया, तो वैल्यू कितना हुआ 8 लाख। 8 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर टैक्स स्लैब। तो समझ लीजिए कोई व्यक्ति 30% टैक्स ब्रैकेट में आता है, तो उस सिचुएशन में कितना टैक्स देना पड़ेगा 8 लाख के ऊपर 30%, यानी कि 2,40,000 रुपए। तो यहाँ पे फिर से मैं बोल देता हूं, दो चीजों को यहां से हटा दिया गया है। पहला, इंडेक्सेशन बेनिफिट अब आपको नहीं मिलेगा डेट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करने पर, और नंबर 2 जो स्पेशल टैक्स रेट था 20%, उसको भी हटा दिया गया है। अब जो टैक्स रेट होगा वो अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब होगा। जो व्यक्ति जिस इनकम ब्रैकेट में आते हैं उस ब्रैकेट के हिसाब से जो टैक्स स्लैब रहेगा, वही टैक्स स्लैब के हिसाब से उनको टैक्स भरना पड़ेगा।
यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि अब डेट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो रूल है वो एफडीज के बराबर हो गया। एफडीज के यानी कि फिक्स डिपॉजिट्स के बराबर हो गया। क्या होता है एफडी में, क्या होता है एफडी से जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो आपके टोटल इनकम के साथ जोड़ दिया जाता है और एज पर आपका इनकम टैक्स स्लैब जो रहेगा वो उसी के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। उसी तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ डेट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ेगा सेम टू सेम एफडीज के इंटरेस्ट की तरह ही आपको आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो आपके टोटल इनकम के साथ जोड़ दिया जाएगा और जिस टैक्स ब्रैकेट में आप पढ़ेंगे, जिस टैक्स ब्रैकेट में आपका इनकम आएगा उस टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से जो इंटरेस्ट जो परसेंटेज रहेगा टैक्स का वही टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया डेट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रहता है उसमें क्या बदलाव किया गया है सरकार की तरफ से। हमने एक एग्जाम्पल के सहारे उसको समझने की कोशिश भी किया। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।